नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। पीएम मोदी का महाकुंभ से भी बड़ा प्लान तैयार। सनातन विरोधियों और चीन दोनों में कैसे आग लगेगी आज आपको दिखाऊंगा। मां गंगा के गांव में पीएम मोदी, जो काम गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो कैसे कर दिया, उसका चैप्टर भी है। पहले योगी या बागेश्वर बाबा औरंगजेब के लिए छाती पीटने वालों की कैसे गजब की क्लास लगी है दिखाऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन करने से क्यों रोका गया। इसके अलावा नीतीश कुमार किसी हाल में सीएम नहीं बनेंगे, किसने बिहार चुनाव के पहले बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने किसके माथे पर टीका देखकर तंज कसा और बुरा फंस गए, इसका चैप्टर भी है। पहले रोहित शर्मा, अब निशाने पर मोहम्मद शमी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के पहले साजिश कौन रच रहा है। फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, कोमा में चला गया पाकिस्तान। गजब बेइज्जती का चैप्टर है पाकिस्तान का, वो लेकर आया हूं। और आप भी अपने बच्चे के लिए वो बैलून तो नहीं ला रहे जो बम की तरह फट जाता है। इधर बर्थडे पार्टी, उधर बम की तरह फट गया गुब्बारा। सबसे खतरनाक धमाके का चैप्टर लेकर आया हूं। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है, जिसके बाद बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, जिसमें लोगों को फिजिकली बुलाकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक डिटेल्स चेक किए गए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। यूपी एसटीएफ ने कौशांबी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए आतंकी के पास से 3 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी लाजर मसीह महाकुंभ को दहलाने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की चौकसी की वजह से नाकाम रहा। पंजाब के लुधियाना में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मीट मार्केट के पास तस्करों के घर पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस वक्त पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसमें करीब 800 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 4 दिन में 170 किलो ड्रग्स भी सीज हुई है। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य लोहता इलाके में हिंदू परिवार के घर पर जमकर पथराव हुआ। जो वीडियो सामने आया है उसमें विशेष समुदाय के करीब 1 दर्जन लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हिंदू परिवार का आरोप है कि दहशत की वजह से इलाके से हिंदू आबादी पलायन कर रही है। दहशत के चलते इस बार हिंदू परिवारों ने होली नहीं मनाने का फैसला किया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी का महाकुंभ से भी बड़ा प्लान तैयार। सनातन विरोधियों और चीन दोनों में कैसे आग लगेगी आज दिखाऊंगा। मां गंगा के गांव में पीएम मोदी, जो काम गांधी परिवार का कोई पीएम ना कर पाया वो कैसे पीएम मोदी ने किया। पहले योगी या बागेश्वर बाबा औरंगजेब के लिए छाती पीटने वालों की कैसे गजब क्लास लगी है। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा तो है ही, लेकिन देश को आगे ले जाने का भी रास्ता है। और इसलिए अगर आप बीते 10 साल में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने देश के धार्मिक स्थलों को फिर से भव्य बनाने के साथ साथ उससे जुड़ी इकोनॉमी को भी गजब का बूस्ट दिया। हाल ही में हुआ भव्य महाकुंभ मोदी योगी के इसी मिशन का एक और बड़ा हिस्सा था, जिसने दुनिया में सनातन का डंका बजाया। सनातन विरोधी तंदूरी चिकन की तरह जलते भुनते रह गए बॉस, लेकिन मोदी योगी का यह मिशन रुका नहीं। लेकिन बॉस पीएम मोदी अब इस मिशन को अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। महाकुंभ खत्म होने के बाद पीएम मोदी चैन से नहीं बैठे। वो महाकुंभ के बाद सोमनाथ मंदिर गए, फिर आज उत्तराखंड में वो मां गंगा के मायके चले गए, क्योंकि सनातन को लेकर पीएम मोदी की आस्था सीजनल नहीं है। कैमरा देख के इनका उबाल नहीं मारता है कुछ लोगों की तरह, इसलिए वो सनातन की सेवा में न रुकते हैं न थकते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी ने सनातनियों के उत्साह का जो सैलाब देखा, उसने साबित कर दिया कि हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहे हैं। और पीएम मोदी सदियों बाद हो रहे इस जागरण को बीच में छोड़ने के मूड में नहीं है। वो सनातन का गौरव और देश का गौरव स्थापित करने के मिशन को अब नए लेवल पर ले जाने की कोशिश में। महाकुंभ तो 45 दिन का आयोजन था, लेकिन अब पीएम मोदी चाहते हैं कि करोड़ों सनातनियों का महाकुंभ जैसा जोश साल के 365 दिन दिखता रहे। सनातन के प्रति लोगों का लगाव सीजनल ना हो, बल्कि ऑल सीजन। हिंदू एकता के दर्शन सिर्फ संगम के तट पर ना दिखे, बल्कि पूरे देश में दिखे।
इसलिए पीएम मोदी सनातन से कनेक्शन का 365 दिन वाला प्लान बना रहे हैं। और बॉस, ये प्लान ऐसा है जिससे सनातन विरोधियों से लेकर चीन तक में आग लगने वाली है। और इस काम में कैसे सीएम योगी से लेकर बाबा बागेश्वर तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गए हैं, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। योगी यूपी में सनातन का गौरव स्थापित कर रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर कन्या विवाह कराने से लेकर कैंसर अस्पताल तक बनवा रहे हैं और औरंगजेब प्रेमियों की ठटरी भी बांट रहे हैं। मोदी के विकास का सनातनी मॉडल वर्सेस विपक्ष का मुस्लिम वोट के लिए औरंगजेब मॉडल, आज इसका चैप्टर खोलेंगे। लेकिन पहले जरा इन दोनों की एक झलक देख लीजिए। प्यारा प्यारा भाई बहनों, आप सभी तय मेरी सेवा सौली नमस्कार। मुझे मां गंगा ने बुलाया। मेरी 50 साल पुरानी वो जिंदगी के दिन मैं फिर एक बार यहां आपके बीच आकर के बिताऊं। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। प्रधानमंत्री मोदी का फंडा क्लियर है। बात देश सेवा की हो या सनातन सेवा की, इन मामलों में पीएम मोदी किसी सीजन का इंतजार नहीं करते, कोई मुहूर्त नहीं देखते। इसलिए आप देखिए, आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर मां गंगा से अपने कनेक्शन को तो जोड़ा ही, साथ ही चीन को भी तगड़ा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी आज उत्तरकाशी के हर्षिल में थे। हर्षिल टाउन चीन के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने बॉर्डर के इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की। और जाहिर सी बात है, यह बात चीन को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो यही हिसाब रहता है कि कैसे एक एक इंच बढ़ के पड़ोसियों की जमीन हथिया लो। लेकिन इसका एक पुराना इतिहास भी है इस हर्षिल का। पीएम मोदी ने आज बॉर्डर इलाके में चीन से सटे हुए 1962 युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, चीन सीमा पर 2 गांव को बसाने की बात कही। साल 1962 के युद्ध में इन 2 गांव को खाली कराया गया था और यह 60-70 साल से खाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60-70 साल हो गए, लोग इसे भूल गए, लेकिन उनकी सरकार इन गांवों को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे वो काम कर रहे हैं जो 60-70 साल से लोग भूले बैठे थे। फिर बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि पीएम मोदी तो इधर उधर घूमते रहते हैं, काम क्या करते हैं भाई, बोलने वाले बोल देते हैं, उनका क्या है। उन्हें पीएम मोदी के इस उत्तराखंड दौरे को भी समझना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी का हर दौरा बहुत स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होता है। उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है। भले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में कुछ ही घंटे रहे, लेकिन उसका भी महत्व है, क्योंकि उत्तराखंड में आज पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। पीएम मोदी हर्षिल घाटी में मुखवा गांव पहुंचे थे। इस गांव को मां गंगा का मायका माना जाता है। नरेंद्र मोदी मुखवा गांव आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। 1966 में इंदिरा गांधी हर्षिल के दौरे पर गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी भी मुखवा गांव तक नहीं पहुंच पाई। पीएम मोदी का मंत्र है कि देश का कोई भी हिस्सा विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर नागरिक और हर गांव तक काम सरकार का पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी यही काम कर रहे हैं। मुखवा गांव में पीएम मोदी ने मां गंगा के मंदिर में पूजा की। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की आराधना की, उनकी आरती उतारी, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब तो मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। सुनिए प्रधानमंत्री की यह बात। फिर आपको दिखाता हूं कि जिस हर्षिल वैली में पीएम गए, वहां की तस्वीरें कितनी शानदार हैं और वहां उन्होंने किया क्या। एक बार फिर
यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। आप देखिए कि पीएम मोदी ने हर्षिल वैली में और क्या क्या किया। मां गंगा की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने हर्षिल घाटी की खूबसूरती को देखा, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं। पीएम मोदी ने दूरबीन के जरिए बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा, जो अलग ही अनुभव था। और प्रधानमंत्री को पता है कि जब वो ये काम करेंगे, तस्वीरें बनेंगी और वो तस्वीरें जब वायरल होंगी तो हर आदमी देखना चाहेगा कि भाई पीएम जहां गए थे तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा था। मुखवा गांव चला जाए क्या, हर्षिल वैली चला जाए क्या। एक तस्वीर प्रधानमंत्री की कैसे किसी जगह को बदल देती है, उसकी इकोनॉमी, उसकी व्यवस्था को बदल देती है, वो हमने पहले भी देखा। वही काम वो वहां कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुखवा गांव के लोगों से भी मिले पीएम। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने रासो तांदी नृत्य किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी आम लोगों के साथ झूमते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की कि भाई कितने टूरिस्ट स्पॉट है, कहां कहां विकास की संभावनाएं बताओ। किस तरह से उत्तराखंड में 12 महीने टूरिज्म इंडस्ट्री गुलजार रहे, इसके बारे में जानकारी ली। इससे पहले हर्षिल घाटी में पीएम मोदी ने बाइक और ट्रैक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी पीएम अपने छोटे से दौरे से सनातन के प्रति अपना समर्पण दिखा तो रहे थे, वहीं साथ में विकास कैसे हो, लोगों के लिए रोजगार कैसे बढ़े, कैसे वो गांव जो भुला दिए गए वहां भी लोग पहुंचे, उसकी भी उन्होंने बात की। उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं है, ना ही कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। इसके बावजूद पीएम मोदी उत्तराखंड गए। उसकी वजह उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का विजन। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और जहां भी पीएम मोदी जाते हैं उस जगह पर लोगों का ध्यान जाता है। आप लक्षद्वीप को ही देखिए, जहां पीएम मोदी की एक तस्वीर ने ही टूरिज्म को गजब बूस्ट दे दिया। आप द्वारका को देख लीजिए, जहां पीएम मोदी ने समुद्र में गोते क्या लगाए, उसके बाद द्वारका जाने वालों की संख्या जबरदस्त बढ़ गई। इसी तरह से अब पीएम मोदी मां गंगा के मायके यानी मुखवा गांव पहुंचे हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पीएम मोदी के आने के बाद तय है कि मुखवा गांव आने वालों की संख्या बढ़ेगी, उत्तराखंड जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन हो, कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, 50 से ज्यादा वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार होंगे। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग उत्तराखंड आए, वहां मीटिंग वगैरह करें। साधु संत योग शिविर लगाएं। जो तप के लिए पर्यटन होता है उसको बढ़ावा मिले, यानी सर्दियों में धूप सेकने लोग उत्तराखंड आए और गर्मियों में तो आनंद लेने जाएं मौसम का। यानी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और इसके लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ज्यादा सुविधाएं चाहिए होंगी, जिसे तैयार करने की शुरुआत हो गई। कल ही केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, यानी अब केदारनाथ तक आप रोपवे के जरिए चले जाइएगा, जिससे लोगों को आसानी होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी
यह नारा उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी सार्थक कर रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक होगा। करीब 13 किलोमीटर का रास्ता रोपवे से तय होगा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में स्टेशन बनेंगे और इसकी लागत 4081 करोड़ रुपए आएगी। अगले 6 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद हर घंटे 1800 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रोपवे से केदारनाथ धाम तक मात्र 36 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में 9 घंटे लगते हैं। आप सोचिए 9 घंटे का काम मात्र आधे घंटे में होगा, तो कितने ज्यादा लोग जा पाएंगे, कितना वहां पर्यटन बढ़ेगा, कितना सनातनी वहां पहुंच पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे। हेमकुंड साहिब में रोपवे 14.4 किलोमीटर लंबा होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। इसकी लागत 2730 करोड़ रुपए है। प्रति घंटे 1100 यात्रियों की इसकी क्षमता होगी। ये दोनों रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक 12 महीनों लोग जा सकेंगे। इससे यात्रियों को फायदा होगा, समय की बचत होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड से पीएम मोदी के विशेष लगाव को इस चीज से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड ही वो पहला राज्य है जहां पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और इसी वजह से पीएम मोदी वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपा रहे हैं। उनको छोटा भाई कह रहे हैं। भाई लगातार पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, सीएम धामी की भी बात है कि ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। भले कट्टरपंथी उछलते रह जाएं, लेकिन सीएम धामी का हिसाब क्लियर है, करना है तो करना है। तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई बढ़िया काम कर रहा है। सुनिए एक बार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो नेता हैं जो चुनाव हार गए थे, फिर भी पीएम मोदी का भरोसा उन पर बना रहा और वो सीएम की कुर्सी पर बने रहे, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि एक हार और जीत किसी नेता की तकदीर तय नहीं करती, उसकी मेहनत को कम नहीं कर सकती। और पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी पर जो भरोसा जताया, उस पर वो खरे उतरते दिख रहे हैं। एक बार पुष्कर सिंह धामी को सुनिए, फिर पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने क्या कहा यह भी बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर कैसे औरंगजेब प्रेमियों पर बरस रहे हैं उसकी भी तस्वीर। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है। जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी देश को विकास के रोपवे पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मॉडल क्लियर है, विकास भी, सनातन भी। यही बात विपक्ष के नेताओं को पसंद नहीं आ रही और पीएम मोदी से उनकी चिढ़ का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब कुछ लोग औरंगजेब को विकास पुरुष बताने लगे। आरजेडी के नेता को सुनिए क्या कह रहे वो औरंगजेब को लेकर, फिर बताऊंगा कि औरंगजेब के फैन क्लब में और कौन कौन शामिल हो गया, बागेश्वर बाबा कैसे भड़के हुए हैं, और औरंगजेब की इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है। औरंगजेब ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, उसकी भी सच्चाई आज आपको बताऊंगा। कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। पांच शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। ये आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जब आज के नेताओं का हिसाब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, मतलब नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं औरंगजेब से भी घटिया इतिहास होगा। ये इन लोगों की नफरत का लेवल है। कह रहे हैं इतिहास हम लोग जानते नहीं है, क्या बोलें कैसे। तो अभी पूछिए इनसे आरएसएस का इतिहास, जो अलाए बलाए इनको लिखा मिला होगा व्हाट्सएप पे, सब जो है उल्टी कर देंगे। ये आरएसएस तो ऐसी थी, आरएसएस तो वैसी थी, तब इनको इतिहास का ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। औरंगजेब का गुणगान करने वालों के चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मशहूर शायर हुआ करते थे एक भाई साहब, मुनव्वर राणा, उनके बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब को बचाने निकल गए। तबरेज राणा ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक हुकूमत की थी, अगर वो आतंकी होता तो हिंदुओं और मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता।
औरंगजेब जो चाहता वो कर सकता था। सुनिए तबरेज राणा का लॉजिक। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता। रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। कुछ लोगों के पास एक चीज की बड़ी कमी होती है। वो चीज वैसे तो कॉमन है लेकिन बहुत अनकॉमन है, और वो है कॉमन सेंस। भाई साहब कह रहे हैं कि 48 साल औरंगजेब ने राज किया तो चाहता तो सब हिंदू खत्म हो जाते। अरे हिंदू गाजर मूली थोड़े हैं जो काट के फेंक देता सारों को, और सारों को काट के फेंक देता तो फिर जो बड़ी फौज बनाई वो कहां से लाता, कहां से चलाता? जिन हिंदुओं के बल पर अपना राज चला रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने बाप को कैद कर रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने भाई को काट रहा था, वो सब यहीं तो बनाए उसने। सारे लेके आया था क्या? सबको काट देता, मार देता? थोड़ा तो इस्तेमाल करना होगा बॉस। औरंगजेब प्रेमी ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था औरंगजेब के टाइम पर ही बम थी। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए कैद किया था कि बाप बड़ा खर्चा करता था, इसलिए उसका खर्चा कम करने के लिए ऐसा कर दिया। हां भाई, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिससे ये लगे कि मुगलों ने ही भारत को चमकाया। उससे पहले तो सब बेकार था। लेकिन आज पाठशाला में आपको दिखाते हैं कि अगल बगल के शासकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर हैं एंगस मैडिसन, फेमस प्रोफेसर है। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसके मुताबिक आपको बताता हूं कि किसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। आपको जरा आज देखना चाहिए। बहुत नौटंकी देख रहा हूं कि औरंगजेब ऐसा, औरंगजेब ऐसा। अगर आप देखिए, कॉलम बनाइए, किस सन में क्या था, उस समय शासक कौन थे। अगर आप देखेंगे उस समय शासक कौन थे, और अगर आपको यह भी बताऊं कि भारत की जीडीपी उस समय क्या होती थी, किसकी तुलना में? दुनिया की जीडीपी की तुलना में। दुनिया की तुलना में अगर आप जीडीपी की तुलना में देखेंगे तो भारत की जीडीपी तब क्या होती थी। तो अगर आप देखेंगे सन 1 से लेकर 1000 तक, इस समय मोटे तौर पर जो राज रहा वो गुप्ता साम्राज्य का रहा। चोल राजा थे, हिंदू चोल राजा, आपको पता ही है, उनके बारे में आपको बताइए ये, और चालुक्य थे। मोटे तौर पर इनका शासन था। इस समय भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 30% हुआ करती थी, 30% इनके राज में। उसके बाद अगर आप देखिएगा सन 1000 से लेकर सन 1500 ईस्वी तक, अगर इसके बीच में आप देखिएगा तो शासक कौन थे भाई? चोल तो थे ही थे, पृथ्वीराज, उनका भी शासन था। इसके अलावा खिलजी भी था कुछ हिस्से में, और विजयनगर का एम्पायर था, विजयनगर। इस दौरान भारत की जीडीपी कितनी रही भाई? इस 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक दुनिया की जीडीपी का 29% यह भारत की जीडीपी होती थी। मोटे तौर पर हिंदू राजाओं का राज था इतने समय तक। उसके बाद आप देखिए 1500 से 1600 ईस्वी, इसी समय मुगल राज की स्थापना हुई। 1526 में बाबर आया था, तो अगर आप इसको जोड़ लीजिए मुगल राज से कि भाई 1526 में मुगल राज आ गया था, तो भारत की जीडीपी कहां गई 1526 से लेकर 1600 तक के बीच में? भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 24.5% रह गई। यानी जो जीडीपी थी 29% से गिर के 24.5% रह गई दुनिया की जीडीपी। यह मुगलों के राज में हुआ। उसके बाद 1600 से लेकर अगर आप 1700 ईस्वी तक देखिएगा, उस दौरान किसका शासन रहा? मुगल का ही राज रहा। इस दौरान मुगल राज में कौन कौन थे भाई? अकबर था, जिसकी बड़ी आपने कहानियां सुनी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का अब्बू, और औरंगजेब। भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 22.5% हो गई घटते घटते। यह वो महान औरंगजेब के राज में हुआ है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि अरे सोने की चिड़िया बना दिया। अरे सोने की चिड़िया हिंदू राजाओं चोल चालुक्य वगैरह के समय में थी, पता ही नहीं है तुमको। वो घटते घटते 22.5% पे आ गई।
और अगर आप 1700 से 1800 ईस्वी के बीच में देखिएगा, इस दौरान मुगल घटे और मराठा बढ़े। थोड़ा मुगल मानिए और ज्यादा मराठाओं का राज मानिए, क्योंकि आपको याद होगा, अभी अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद से मुगल काल नीचे आने लगा, डाउनफॉल, और मराठा स्ट्रांग होने लगे। इस समय भारत की जीडीपी जो घट के 22.5% हो गई थी दुनिया की जीडीपी का, वो फिर बढ़कर 24.5% पे पहुंच गई, 24.5%। यानी गुप्त साम्राज्य, जिन्हें अंग्रेजी में गुप्ता एम्पायर कहते हैं, उनके टाइम में जीडीपी बम बम हुआ करती थी। मुगलों के समय में घटती चली गई और बाद में फिर रिवाइव। भाई, जिसने जो किया है उसको बताइए। अगर कोई क्रूर था, अत्याचारी था, तो बोलिए ना भाई। लेकिन नहीं, तारीफ करनी है तो कुछ भी बोलो कि भारत तो एकदम खत्म था, यही मुगल आए तो इन्होंने कर दिया। सब चीज में इनको मुगलों का महिमा मंडन करना है। एक तरफ पीएम मोदी सनातन की सेवा में लगे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी और बाबा बागेश्वर जैसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हैं, जो इस देश में औरंगजेब को महान बताने वालों की क्लास लगा रहे हैं। कल सीएम योगी ने अबू आजमी का तरीके से इलाज करने की बात कही थी। आज यूपी में बाबा बागेश्वर ने भी औरंगजेब की तारीफ करने वालों की पर्ची खोल दी। एक बार बाबा बागेश्वर को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि ना राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना केजरीवाल मॉडल, इंडी गठबंधन क्या अब औरंगजेब को अपना पोस्टर बॉय बनाएगा क्या? इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। बिहार पहुंचने से पहले ही बागेश्वर बाबा ने औरंगजेब प्रेमियों पर निशाना साध दिया, और अब तो बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर बाबा की कथा भी शुरू हो गई, जहां वो सनातन की अलख जगा रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि देश का हिंदू अब जाग रहा है और देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सुनिए एक बार। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है, और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा, और हमें लगता है हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बागेश्वर बाबा, देश में सनातन की ऐसी अलग जगा रहे हैं कि सनातन विरोधी हैरान परेशान। कभी कोई औरंगजेब को हीरो बताता है, तो कभी हिंदुओं के लिए अतरंगी फैसले हो रहे हैं, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया गया, जहां हिंदू छात्रों को होली मिलन का कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। 14 मार्च को होली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी के एनआरएससी हॉल में होली मिलन कार्यक्रम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एएमयू प्रशासन को 25 फरवरी को लिखित में अर्जी दी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होली मिलन का प्रोग्राम की मंजूरी नहीं दी। इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया है। गजब नहीं है? होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या? जबकि कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है। यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसमें हिंदुओं को होली मिलन तक की इजाजत नहीं मिल रही। इस मुद्दे पर भयंकर बवाल हो रहा है। करणी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। करणी सेना ने कहा कि अगर एएमयू प्रशासन ने होली मिलन की इजाजत नहीं दी तो 10 मार्च को एएमयू के अंदर छात्रों के साथ होली मनाई जाए। एक तरफ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर अलग ही लॉजिक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी नहीं। एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष परमिशन विशेष स्थान के लिए मांगी गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए गाइडलाइन है, जिसे केंद्र सरकार से मदद मिलती है। उसके बाद भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है, यह आरोप लग रहा है। यानी हाल यह है कि पीएम मोदी के सनातन की काट विरोधियों के पास नहीं है, और इसी चक्कर में वो ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिससे लोग आहत हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार डेवलपमेंट के जरिए इसका जवाब दे रही है, देश को इकोनॉमिकली मजबूत कर रही है। अगर देश अंदर से मजबूत है तो वो बाहरी दुश्मनों को भी करारा जवाब देने में सक्षम होता है, जैसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया।
लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे। वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल पूछा कि इसका समाधान कब होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 सेकंड में पाकिस्तानी पत्रकार के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई। सुनिए आप। Removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. 30 सेकंड में निपटा दिया एस जयशंकर ने। कहा कि हम पीओके ले आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी कश्मीर की समस्या जो आपको दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि जिस दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में शामिल होगा, उसी दिन कश्मीर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एस जयशंकर की इस बात पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहने लगे कि सरकार को पीओके वापस लाना चाहिए। ऐसा करने से किसी ने रोका नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए।